हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, मैं कुणाल नंदना कोटा मेंटर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था और इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ चुके थे। हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके थे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ चुके थे, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आइसोमेरिज्म, रिंग चेन कार्बन और बहुत सारी बातें हम इनके बारे में जान चुके थे। कार्बन के वर्सेटाइल नेचर को देख चुके थे, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में पढ़ने वाले कार्बन के मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड। क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन के मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे, जिसमें पहला कंपाउंड पढ़ेंगे में इथेनॉल और दूसरा कंपाउंड पढ़ेंगे में इथेनोइक एसिड। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल जब इथेन में CH3CH2 में क्या डाल दिया जाए, अल्कोहल डाल दिया जाए, इथेन में ऑल डाल दिया था, इथेनॉल हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर इथेन में CH3C डबल बॉन्ड O और OH, डबल बॉन्ड OH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया जाए, इसका नाम क्या हो जाता है? इथेनोइक एसिड हो जाता है। तो एक एक करके दोनों की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपके सिलेबस में हैं, उनको हम एक एक करके यहाँ पर कवर करते हैं। चलो बात करते हैं सबसे पहली रिएक्शन। जब इथेनॉल की रिएक्शन किससे करा दी जाए? किसी मेटल से करा दी जाए। तो इथेनॉल की रिएक्शन जब किसी मेटल से कराई जाएगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखो, जब CH3CH2OH, ये क्या हो गया हमारा? इथेनॉल। क्या हो गया भैया? इथेनॉल। इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन किससे करा दी जाए? सोडियम से। किससे करा दो भाई? सोडियम से। तो सोडियम एक मेटल है, मेटल की रिएक्शन अगर इथेनॉल से कराई जाएगी तो क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन। क्या रिलीज हो जाएगा भैया? हाइड्रोजन। और बनेगा क्या? CH3CH2ONA, जिसका नाम क्या होता है? नाम सिलेबस में है ही। नाम क्या होता है? सोडियम एथॉक्साइड इसको बोलते हैं, लेकिन नाम इसका सिलेबस में नहीं है। सिर्फ एक रिएक्शन यहाँ पर हमने चला के दिखाई। मेन पर्पस क्या है? रिएक्शन चलने के बाद रिलीज कौन हो रहा है? हाइड्रोजन गैस, और सोडियम एथॉक्साइड यहाँ पर बन रहा है। एक CH3CH2 क्या हो गया? इथेन हो गया, ऑक्साइड और नाइट सोडियम Na हो गया, तो सोडियम एथॉक्साइड इसका नाम हो जाता है। अगली रिएक्शन, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं? देखो, रिएक्शन विद एक्सेस कंसंट्रेशन H2SO4। क्या डाल रहे हो? कंसंट्रेशन H2SO4। कंसंट्रेशन H2SO4 डाल रहे हैं, वो भी किस पर? 443 केल्विन टेम्परेचर पर। और H2SO4 क्या होता है? H2SO4 ऐसा रिएजेंट होता है जिसको क्या करना है? पानी चाहिए, पानी निकाल देगा किसी में, बहुत सारा पानी पीना होता है इसको। क्या करता है? बहुत सारा पानी पीता है। इसका नाम ही क्या है? डिहाइड्रेशन रिएजेंट है। क्या है? डिहाइड्रेशन एजेंट। और डिहाइड्रेशन एजेंट क्या कर देता है? पानी निकाल देता है। किसी भी रिएक्शन में डालो, वहां से पानी खींच लेगा, बाहर निकाल देगा। तो देखो, CH3CH2OH क्या? ये एथेनॉल है क्या? यस, ये एथेनॉल है सर। इसके अंदर क्या डाल दिया हमने? कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। और टेम्परेचर क्या रखा? टेम्परेचर रखा 443 केल्विन, और गर्म कर दिया। जैसे ही एसिड को डाल के इथेनॉल को गर्म करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा भैया? बाहर। सर कैसे हुआ होगा? देखो, यहां से एक हाइड्रोजन निकला होगा बाहर, और इस OH के साथ रिलीज मिल गया होगा। इन दोनों ने रिएक्शन करके क्या निकाल दिया? -H2 यहां पर कर दिया। बचा कौन? सर CH2 बचा और CH2 बचा। देखो, CH2 और दोनों ने अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या कर दिया? एक बॉन्ड और लगा दिया। तो CH2 डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गए। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बन गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया है। बात करें, मैंने अभी बोला आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेशन एजेंट होता है। तो कंसंट्रेशन H2SO4 इज डिहाइड्रेशन एजेंट। यस, डिहाइड्रेशन एजेंट होता है। क्या कर देता है? किसी भी रिएक्शन में डालो, पानी बाहर निकाल देगा। तो पानी बाहर निकाल दिया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की डिहाइड्रेशन रिएक्शन कभी भी पूछी जाए तो क्या कर देना है आपको? उसमें H2SO4 डालो। H2SO4 जब डालोगे तो जो OH है वो क्या कर देगा? OH बाहर निकल जाएगा और एक यहां से H बाहर निकल जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। किसकी वजह से? H2SO4 की वजह से। तो H2SO4 ने यहां से पानी बाहर खींच लिया। बचा कौन? वहां CH2 बचा, यहाँ CH2 बचा, तो दोनों CH2 है, और दोनों ने अपनी कोवेलेंसी पूरी करने के लिए क्या कर दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया। तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम से पूछ जाती है। इथेनॉल का डिहाइड्रेशन बताइए, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल की रिएक्शन लिखिए। तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पर लिखनी है। रिएजेंट हमेशा याद होना चाहिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है और 443 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। हीट करोगे, रिएक्शन चल जाएगी। बात करें
अगली रिएक्शन जैसे वो डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल था, अब आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का क्या कराना भैया, ऑक्सीडेशन कराना। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराने के क्या लो, सबसे पहले इथेनॉल ले लो, सबसे पहले तो इथेनॉल ही लेंगे। इथेनॉल लेने के बाद अल्कालाइन केमेनोफोर डाल दो। केमेनोफोर क्या होता है भैया, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो, या फिर क्या डाल सकते हैं, अल्कालाइन K2Cr2O7। K2Cr2O7 क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट या केमेनोफोर जब आप डालोगे तो यहां से क्या होगा, CH3COOH बन जाएगा। ये देखा देखा लग रहा है क्या, CH3COOH देखा देखा लग रहा है क्या भाई, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। या क्या बोल सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, CH3COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं और इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, सेम ही तो है। चलो, बोथ रिएजेंट्स आर ऑक्सीडाइजिंग, तो दोनों जो रिएजेंट हैं वो दोनों ही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन जोड़ने का काम करेंगे। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू इथेनॉल्स हैपेंस, तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। इथेनॉल में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एडिशन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन होता है। एंड पर्पल कलर ऑफ अल्कालाइन केमेनोफोर, यहां पर क्या था, इसका कौन सा कलर होता है, पर्पल कलर। और पर्पल कलर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो पर्पल कलर में अगर इथेनॉल डाल दिया जाए, मतलब पर्पल कलर बोले तो अगर केमेनोफोर में, पोटेशियम परमैंगनेट में अगर केमेनोफोर अपना एल्कोहल डाल दिया जाए, इथेनॉल डाल दिया जाए, तो क्या होगा, उसका कलर डिसॉल्व होकर डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। टाइट्रेशन पढ़ते हैं तब काम में आता है, अभी काम में नहीं आता, इसलिए सिर्फ नोट करने के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट बात करें इसकी, तो मैंने बोला था 2-3 रिएक्शन हम इसकी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, 2 रिएक्शन कुछ बाद में पढ़ेंगे। तो बात करें सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। इथेनॉल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जनरल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, देखो क्या क्या काम आता है। बोले तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे इसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, लिक्विड रहती है, लिक्विड एक्वस फॉर्म में ये रहेगा। बात करें दूसरी, कॉमनली कोल्ड अल्कोहल, जनरली इसको क्या बोला जाता है, एल्कोहल। में 4-5 बार भी एल्कोहल ही बोला बीच में उसको, ठीक। उसके बाद यूज्ड इज एल्कोहल ड्रिंक इन डाइल्यूट फॉर्म। डाइल्यूट फॉर्म में मतलब कंसंट्रेशन फॉर्म में नहीं, डाइल्यूट, इसमें पानी वगैरह मिला के ये एल्कोहल ड्रिंक करने में भी काम आती है। कुछ लोग जो शराब का सेवन करते हैं, हालांकि शराब का सेवन हानिकारक है, फिर भी कुछ लोग करते हैं, तो उसमें भी यही काम आती है, ये इथेनॉल ही होता है डाइल्यूट फॉर्म में। प्योर एथेनॉल, अगर आप प्योर एथेनॉल को जो एब्सोल्यूट अल्कोहल ही है यूज करो तो कैन कॉज टू डेथ, तो उसको पीने से कई नुकसान आपकी बॉडी को हो सकते हैं और इवन डेथ भी आपकी हो सकती है, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट से दूर रहना ही ज्यादा अच्छा है। बात करें गुड सॉल्वेंट, गुड सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या, किसी भी सॉल्यूशन में घुलने वाला, आराम से घुल जाएगा। यूज्ड इन मेडिसिन, तो सर अगर हानिकारक है तो बना क्यों रहे, नहीं, कुछ लाभदायक भी है, कुछ फायदे भी करेगी। तो क्या करेगी, मेडिसिन में, दवाइयां बनाने में काम आती है, जैसे कि कफ सिरप और बहुत सारे अदर टॉनिक्स। कफ सिरप खांसी की दवाई जो होती है, कफ सिरप जो खांसी की दवाई होती है, उसमें मेनली जो है इथेनॉल ही डाला जाता है। तो ये नशा करती है, नींद आती है उससे, और आपकी खांसी थोड़ी सी ठीक हो जाती है। ये उसके कुछ प्रॉपर्टीज है या उसके यूजेस हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल या यूजेस ऑफ इथेनॉल इसको बोल सकते हैं। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं क्योंकि पिछली बार भी, तो आराम से आप पढ़ के और इससे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक, तो जैसे इथेनॉल की रिएक्शन पढ़ी वैसे इथेनॉइक की रिएक्शन भी पढ़नी पड़ेगी। अब इथेनॉइक क्या होता है सर, CH3COOH, अभी तो बना, ये देखो CH3COOH बना। देखो सबसे पहले अगर रिएक्शन इसकी किसके साथ करा दी जाए, NaOH। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सबसे पहले अगर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दी जाएगी तो यहां पर क्या बनेगा, कि Na और OH क्या हो जाएगा, ब्रेक, OH जुड़ जाएगा इस H के साथ, तो यहां से ये H प्लस और ये OH माइनस मिलकर क्या रिलीज कर देंगे, पानी, मिलकर क्या रिलीज कर देंगे, पानी। और ये CH3COO Na कहां आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अभी यूज करेंगे इसका भी, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट सब में सेम ही रहने वाला है। अगर आपने इसकी इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किससे करा दी, मेटल कार्बोनेट से करा दी। कौन सा मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है। तो मेटल कार्बोनेट के साथ किसी के साथ भी कराओगे, जो आपके सिलेबस में 3 रिएक्शंस गिवन है, किसी के साथ भी कराओ, प्रोडक्ट हमेशा सेम ही रहेगा।
बस कार्बोनेट जहां पर आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में बाहर निकलेगी। CH3COOH की रिएक्शन अगर Na2CO3 के साथ करवाएंगे तो यहां से क्या होगा, ये Na हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और यहां से ये किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, इस CH3COO के साथ, और ये CO2 अलग निकल जाएगा और ये H अलग निकल जाएगा। तो CH3COO Na तो अलग बन गया, यहां से एक H निकला, यहां से 3 ऑक्सीजन निकले, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो एक तो CO2 निकल गया और एक H2O निकल गया। अब यहां पर क्या लगा दो, एक H2O निकालने के लिए यहां पर 2 लगा दो, और तो Na2 है, यहां भी 2 लगा, तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी आपकी, बैलेंस हो जाएगी। तो प्रोडक्ट हमेशा क्या निकल रहा है, सेम। सर इसके अलावा क्या डाल सकते हैं, सर इसके अलावा सोर्स, जैसे मेटल कार्बोनेट डाला, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट डाल दो, एक ही नाम है दोनों, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सेम प्रोडक्ट बनेगा CH3COOH में अगर आपने NaHCO3 यानी सोडियम या मेटल जो कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है या कार्बोनेट है, दोनों डालोगे सेम प्रोडक्ट बनेगी, CO2 गैस रिलीज होगी। तो बहुत इजी है, एक याद करो 3 अपने आप याद हो जाती है, एक याद करो 3 अपने आप, बस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है तो CO2 साथ में रिलीज होगी, इतना सा याद रखना है। सर पता कैसे लगाएंगे, सर ये गैस जो निकल रही है ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन निकल सकती थी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों, हम क्यों मान लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट फॉर गैस। तो टर्न लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पढ़ा था, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है CO2 गैस, यानी दीवारों पर जो व्हाइट वॉशिंग की जाती है वो 2-3 दिन बाद चमकदार और हो जाती है, किसकी वजह से, CO2 की वजह से। तो देखेंगे, और अगर ज्यादा कर दिया जाए, मिल्कीनेस डिसअपीयर इन पासिंग एक्सेस ऑफ गैस, तो इस गैस को अगर ज्यादा डाल दिया जाएगा तो लाइम वाटर की मिल्कीनेस वापस से क्या हो जाएगी, चली जाएगी। इसका मतलब गैस कौन सी है, CO2 गैस ही है। तो ये टेस्ट हमें पता है, तो टेस्ट आप कर सकते हो। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसकी पढ़ ली, इथेनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, उनकी पढ़ ली। अब कुछ और जनरल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके चैप्टर की और कई बार पूछी जा चुकी है। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2 ही कंपाउंड पढ़ा है, एक पढ़ा है इथेनॉल, एक पढ़ा है इथेनोइक एसिड। जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को मिला दिया जाता है, तो 2 कंपाउंड बनाए थे, दोनों कंपाउंड को मिला दिया तो क्या बन गया, ईस्टर बन गया। क्या बन गया, ईस्टर। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन। देखो चेक करो, CH3COOH, CH3COOH का एसिड होता है क्या, यस। CH3CH2OH, ये क्या अल्कोहल होता है क्या, इथेनॉल होता है क्या, यस। तो ये इथेनॉल और एसिड, कौन सा एसिड, इथेनोइक एसिड, दोनों को जब मिलाया जाएगा तो CH3COOCH2CH3 बनेगा। क्या हुआ होगा यहां पर सर, ये OH अलग निकला होगा और यहां से एक H अलग निकला होगा। कौन सा H, ये H अलग, इस वाले एसिड में से H निकल गया, इस वाले इथेनॉल में से OH निकल गया, दोनों ने मिलकर पानी निकाल दिया। क्या पानी बन गया क्या, यस बन गया। बचे हुए को सबको एज इट इज मिला दो, देखो आप क्या लिखा हुआ है, CH3COO, फिर आगे आओगे तो इसका बॉन्ड टूटा है तो इसको पहले लिख देंगे CH2 और ये CH3, क्या यही ईस्टर है। तो जो यहां से देख देख के लिखना पूरा, याद कुछ भी नहीं करना है, वहां से देख देख कर लिखो, तो देख देख कर लिख दिया मैंने, एज इट इज लिखा, क्या वही आ गया, क्या बचा हुआ पानी। तो आपको क्या करना है, ईस्टरिफिकेशन कराने के लिए एसिड को लेना है, इथेनॉल को लेना है, दोनों को मिला देना है और दोनों में से पानी बाहर निकाल दो, बचा हुआ क्या है, ईस्टर। बचा हुआ क्या है भैया, ईस्टर। ईस्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, यूजेस क्या है ईस्टर के, ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसमें से स्वीट, मीठी मीठी खुशबू, जैसे कि परफ्यूम्स में से आती है, यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, क्योंकि इसी से क्या बनते हैं आपके परफ्यूम, बॉडी डिओड्रेंट इसी से बनते हैं। और फ्लावरिंग एजेंट्स, और फ्लावरिंग एजेंट्स जहां फूलों की खुशबू आती है वो सब किससे मिलकर बने होते हैं, ईस्टर से। उनका बेस क्या होता है, ईस्टर। ईस्टर कैसे बना, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को मिलाया और क्या निकाल दिया, पानी बाहर निकाल दिया। पानी बाहर निकालते क्या बन गया भैया, हमारा ईस्टर बन गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी जाती है और नाम से पूछी जाती है, और नाम से पूछी जाती है तो नाम से याद भी होनी चाहिए। एक और रिएक्शन है यहाँ पे, एक और रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सपोनिफिकेशन।
क्या करो, ईस्टर जो आपने पिछली रिएक्शन में बनाया था, ईस्टर जो आपने पिछली रिएक्शन में बनाया था उसमें NaOH मिला दो। तो क्या था भैया, वैसे लिखी हुई है CH3 COO CH3 CH3, यही थी CH2 सॉरी CH2 CH3 ये था, और इसमें आपने क्या मिला दिया भैया, NaOH मिला दिया। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। क्या निकलेगा, CH3 CH2OH, अभी बताता हूं, और CH3 COON है। क्या ये देखा देखा लग रहा है क्या, क्या ये देखा देखा लग रहा है क्या? यस, ये कौन है, अरे इथेनॉल है भैया। ये कौन है, इथेनॉल है, और ये क्या है, सोडियम साल्ट। क्या है भैया, सोडियम साल्ट। तो ये इथेनॉल वापस से बन गया, जो फिर इथेनॉल से तो ईस्टर पे आए थे और वापस NaOH डाल दिया तो वापस इथेनॉल बन गया, सोडियम सॉल्ट बन गया। तो सैपोनिफिकेशन जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वापस इसका प्रोडक्ट क्या बन जाता है, इथेनॉल और सोडियम पे सॉल्ट बन जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, नाम से पूछी जाती है इनकी रिएक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, तो हमने इथेनॉल की कुछ रिएक्शंस पढ़ ली, इथेनॉल की रिएक्शन पढ़ ली, इथेनॉल के कुछ प्रॉपर्टीज ये यूज्ड पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड भी पढ़ लेते हैं। कॉमनली कोल्ड एसिटिक एसिड, इसको क्या बोला जाएगा, एसिटिक एसिड बोला जाता है, जनरल नाम इसका एसिडिक एसिड है। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर एज प्रिजर्वेशन या प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। तो आचार में एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर भी बोल दिया जाता है, वो डाला जाता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड लो और बाकी पानी ले लो, यानी जो पानी लिया उसका 5 to 8% आपको क्या लेना है, एसिटिक एसिड लेना है। तो वो प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आता है पिकल्स में, अचार बनाने में। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पेयर एथेनोइक एसिड इज 290 K या 17 डिग्री, हैंस ऑफ ऑफन फ्रीज इन वाटर क्लाइमेट। तो वाटर क्लाइमेट में क्या होती है, फ्रीज होती है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है, 17 डिग्री सेल्सियस। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स कंपेयर टू HCl। HCl तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन ये एज कंपेयर टू HCl क्या है, वीक एसिड्स। तो ये वीक एसिड HCl के कंपेयर में रहने वाला, क्यों रहने वाला है, क्योंकि इसका जो pH है वो क्या रहेगा, 2.4 रहेगा। तो एसिटिक एसिड का जो pH है वो 2.4 रहता है। इसका कलर कैसा रहता है, रेडिश येलो कलर का रहने वाला होता है। pH HCl का क्या रहता है, सर HCl से कंपेयर करते हैं, HCl का pH 1 होता है, तो 1 के कंपैरिजन में 2.4 तो बहुत ज्यादा है। 1 के कंपैरिजन में एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा भैया, वीक एसिड होने वाला है। तो ये वीक एसिड है किसके कंपेयर में, HCl के कंपेयर। बात करें नेक्स्ट हमारी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या हो गई भैया, अनसैचुरेटेड कार्बन में क्या कर दिया जाए, आपको हाइड्रोजन मिला दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन, ये भी अनसैचुरेटेड है, वो नाम लिखा हुआ है। अल्कीन और अल्काइन, यानी अल्कीन अल्काइन क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें कौन से कोवेलेंट बॉन्ड हो, डबल हो या ट्रिपल हो, किस किस के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। सर कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या, CH2 अनसैचुरेटेड है, यस सर, ये CH2 और ये CH2 क्या है, अनसैचुरेटेड। क्यों, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। आपने इसमें क्या मिला दिया, H2 मिला दिया। क्या मिला दिया भैया, H2 मिला दिया। किसकी प्रेजेंस में मिला हाइड्रोजन है, Ni की या Pt की, यानी निकल या पेट्रोलियम की प्रेजेंस में, कैटालाइज की प्रेजेंस में क्या कर दिया आपने, हाइड्रोजन जब मिला दिया। तो हाइड्रोजन का मिलना क्या होता है, हाइड्रोजनेशन हो। तो आपने जब हाइड्रोजन मिलाया तो हाइड्रोजन कहां जाएगा, तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ था। तो हाइड्रोजन आया, देखो इसको यहां पर देख भी सकते हो आप, सर ये CH2 था और डबल बॉन्ड CH2 था, इसमें क्या मिला दिया जाए, हाइड्रोजन मिला दिया जाए, तो कहां चला जाएगा, देखो एक तो इसके पास आ जाएगा, दूसरा इसके पास आ जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो CH2 था 3 हो गया, CH3 हो गया, तो आ गई ना वैलेंसी पूरी। और अनसैचुरेटेड से किसमें कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। देखो CH3 बन गया कि नहीं बन गया। तो एडिशन रिएक्शन है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया, और इसी रिएक्शन को किस नाम से पूछा जाता है भैया, इसी रिएक्शन को पूछा था हाइड्रोजनेशन के नाम से पूछा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड कार्बन टू गिव सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड कंपाउंड।
तो अनसैचुरेटेड था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को उसमें हमने हाइड्रोजन मिलाया और किसमें कन्वर्ट कर दिया उसको, सिंगल बॉन्ड, यानी सैचुरेशन बना दिया, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बना दिया। तो उस रिएक्शन को क्या बोल देंगे, हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से बना है। इसके लिए रिएक्शन इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। मतलब क्या करने के लिए काम में आती है हाइड्रोजनेशन, वेजिटेबल ऑयल को क्या करने में काम आने में, अनसैचुरेटेड टू सैचुरेशन में लाने के लिए। तो वेजिटेबल ऑयल का क्या कर दो आप, हाइड्रोजनेशन कर दो, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे। ऐसे ही एक रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगी। सर सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, तो ये सैचुरेटेड कार्बन के लिए होती है। किसके लिए होती है, सैचुरेटेड, जिसमें अल्केन्स आते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड आते हैं। तो क्या किया देखो, देखेंगे CH4 में क्या मिला दिया जाए, Cl2, किसकी प्रेजेंस में मिलाएंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जब सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 मिलाया जाएगा तो CH3Cl अलग बन जाएगा और यहां से HCl क्या हो जाएगा भैया, रिलीज हो जाएगा। सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव, जनरली रिएक्शन नहीं होती है, लेस रिएक्टिव, इसलिए हमने छोटा सा इसका पार्ट दे दिया है। बात सिर्फ एडिशन रिएक्शन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, हाइड्रोजनेशन नाम से पूछी जाती है। नेक्स्ट बात करें कंबंशन रिएक्शन। कंबंशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। यहां पर देखो कंबंशन रिएक्शन क्या, कंप्लीट कंबंशन और इनकम्प्लीट, दो पार्ट में इसको पढ़ने वाले, तो कंप्लीट कंबंशन में और एक इनकम्प्लीट। कंप्लीट क्या, ऐसा कंबंशन जिसमें फुल सप्लाई आ रही है किसकी, एयर की, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में अगर किसी को मिल रही है तो वो कंप्लीट कंबंशन, और नहीं मिल रही है तो इनकम्प्लीट कंबंशन। देखो CH4 में आपने OH O2 मिला दिया, क्या मिला दिया, CH4 में O2 मिला दिया। CH4 क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें ऑक्सीजन को आपने मिला दिया, हीट दे दी। देखो तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, CO2 बनेगा, H2O बनेगा और हीट क्या हो जाएगी भैया, यहां से रिलीज हो जाएगी। तो CO2 H2O और हीट यहां से मिलेगी। तो कंबंशन, कंप्लीट कंबंशन में CO2 निकलता है, H2 निकलता है और हीट H2O क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। CH3 CH2OH, उसमें वापस से O2 मिलाया तो भी फाइनल रिजल्ट CO2 H2O हीट। तो क्या करते हैं हम इनमें, ये एज अ फ्यूल यूज करते हैं, मीथेन को, इथेनॉल को, सबको एज अ फ्यूल यूज करेंगे। तो जो फ्यूल है, ऑक्सीजन की अगर प्योर सप्लाई उसमें मिलती रहेगी, एक तो CO2 गैस रिलीज होती है, H2O रिलीज होता है और हीट मिलती है, हीट से हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत सारी जगह में फ्यूल के रूप में किसको यूज किया जाता है, किसी भी कार्बन कंपाउंड को या हाइड्रोकार्बन को। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड दोनों टाइप के होंगे। जहां कंप्लीट ऑक्सीजन मिलेगी वहां से हमें CO2 हीट और H2O मिल जाएगा, जहां नहीं मिलेगी उसको आगे पढ़ेंगे। बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब अगर हीट किया जाए तो क्या होगा, क्लीन ब्लू फ्लेम, बिल्कुल जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेंगे उसको जलाने पर जो आग निकलती है वो येलो नहीं निकलती है, कौन से कलर की, ब्लू कलर की। जो LPG गैस सिलेंडर में जो ब्लू कलर आता है आग में, वो इसी वजह से, क्योंकि वहां क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबंशन हो रहा है। कंप्लीट कंबंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर प्योर आपके पास ऑक्सीजन जाती जा रही है और आपके हाइड्रोकार्बन्स वहां पर बर्न हो रहे हैं। और कौन सा हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन वहां पर बर्न होते हैं। बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब जलाओगे तो येलो फ्लेम जलेगी विद लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, जिसमें बहुत सारा काला धुआं। तो जनरली हम आग लगाते हैं किसी भी चीज में तो वहां पर क्या होती है, काला धुआं निकलता है और येलो फ्लेम जलती है। और जहां पर येलो फ्लेम जल रही है वो प्योर फॉर्म नहीं है, क्योंकि वहां पर कंबंशन पूरा नहीं हो रहा है, वहां कार्बन वापस किसी फॉर्म में बाहर निकलकर आ रहा है, CO2 बाहर कम निकल रहा है और कार्बन ब्लैक स्मोक ज्यादा वहां से रिलीज हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है कैम्फर एंड नेफ्थलीन का। कैम्फर और नेफ्थलीन, अगर कैम्फर और नेफ्थलीन को जलाया जाए तो किस कलर की फ्लेम वहां पर देंगे, फ्लेम टेस्ट अगर इसका पूछा जाता है तो येलो कलर की फ्लेम देंगे। क्यों देंगे येलो कलर की फ्लेम, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, नेफ्थलीन और कैम्फर एक ही जैसे दिखते हैं, तो दोनों ही क्या होते हैं, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल हैं, इसलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। बात करें नेक्स्ट, कंबंशन रिएक्शन कौन सी वाली, इनकम्प्लीट वाली। तो कंप्लीट वाली जिसमें कंप्लीट प्योर फॉर्म ऑक्सीजन मिल रही है, वहां पर डायरेक्ट कंबंशन हो रहा है, ब्लू कलर की फ्लेम जल रही है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबंशन है, यानी ऑक्सीजन अच्छी तरीके से नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर कर दोगे तो येलो कलर की फ्लेम वहां पर रिलीज होती है। कौन से कलर की, येलो कलर की फ्लेम आपको दिखेगी।
और येलो कलर की फिल्म में जो इंपॉर्टेंट इसका कंपाउंड है वो क्या बनेगा, एक तो H2O बनेगा, एक CO बनेगा, और एक क्या बनेगा, C कार्बन। कौन सा कार्बन बनेगा भैया, ब्लैक कार्बन सूट। अब ये कहाँ दिखता है, तो जो बर्तन, कोई भी बर्तन को आपको ऐसी कोई नॉर्मल फ्लेम पर अगर आप जलाओगे तो बर्तन नीचे से क्या हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो एक कार्बन की लेयर चढ़ जाती है, उस कार्बन की लेयर को क्या बोलते हैं, ब्लैक कार्बन सूट बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और पूछा जाता है 1 मार्क्स में, तो इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का और लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, सोप्स, साबुन। तो सोप क्या होता है, सोप देखो तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट। क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम के जो साल्ट्स होते हैं वही सोप होते हैं। क्या सोडियम साल्ट पढ़ा था क्या, मैंने बोला था कि इसको आगे काम में लेने वाले हैं, तो वो काम में यही लेंगे। Molecules of soaps are sodium और potassium salt for long chain carboxylic acid। तो एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लंबी एक चेन रहेगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसमें क्या रहेंगे, सोडियम और पोटेशियम के साल्ट्स रहने वाले हैं। एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर आपको बताई थी और वहां पर हमने इसको पढ़ा था और बोला भी था कि इसको आगे पढ़ेंगे, CH3COO। देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, मैंने बोला आगे इसको पढ़ेंगे, तो आगे देखो वो आ गई इक्वेशन वहां पर। यस, तो देखो यहां पर डैश 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 लग रहा, मतलब बहुत सारे कार्बन 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 कार्बन, सब CH2 CH3 CH2 CH2 CH2, पहला वाला CH3, बाकी सब CH2 CH2 के साथ चलते हुए आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं। फिर यहाँ C आया, इसके साथ भी H2 उधर लगा होगा, फिर ONA। इस तरीके से एक लंबी चेन बन के आई है हाइड्रोकार्बन, और जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और पोटेशियम साल्ट जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ही क्या बने होते हैं, सोप बने होते हैं। तो ये सोप है। सोप के 2 हिस्से कर सकते हो, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक कौन सा, इधर वाला हाइड्रोफिलिक। ये हो गया भैया हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या, हाइड्रोफोबिक वो जो पानी से डरे, इसको पानी पसंद नहीं है, पानी से डर लगता है, वो हाइड्रोफोबिक। और ये वाला हाइड्रोफिलिक, इसका लव है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से प्रेम करने वाला, पानी को लव करने वाला हाइड्रोफिलिक, पानी से हेट करने वाला हाइड्रोफोबिक या डरने वाला हाइड्रोफोबिक। तो ये काम क्या आते हैं, अभी देखो इसकी मैकेनिज्म जब हम देखेंगे। सबसे पहली बात करें, सोप का यूज कहाँ आता है, सोप का यूज गंदगी को साफ करने में काम आता है। अब गंदगी का, कपड़ों वगैरह पे गंदगी लगी, तो मेनली जो गंदगी होती है वो किससे बनी होती है, ऑयल से, चिकनाहट से। किससे, चिकनाहट से बनी हुई गंदगी है। मोस्ट ऑफ दैट इज ऑयल। ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, और ऑयल कभी भी पानी में घुलता मिलता नहीं है। तो कपड़े पर लग गया और पानी से अगर आप उसको साफ करना चाहोगे तो पानी के साथ घुलकर तो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ऑयल और पानी मिलता ही नहीं है। तो अगर कपड़े पर ऑयल लगा हुआ है तो पानी से तो साफ नहीं होने वाला है। तो क्या होगा, जो हमने स्ट्रक्चर देखा, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो इसको ऐसा नहीं देख सकते क्या, ये सर ऐसे कार्बन कार्बन हाइड्रोकार्बन की चेन आ रही है और इसमें कहीं C डबल बॉन्ड O Na जुड़ा हुआ है, कैसा देख सकते हो। तो ये ऐसा नहीं दिख रहा, ऐसा यूं 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 कोई जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कुछ C डबल O ने रखा हुआ है। तो एक चेन जैसा नहीं दिख रहा है आपको, ये टेल जैसा नहीं दिख रहा है आपको, क्या ये स्पर्म जैसी संरचना तो नहीं है। तो बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, हेड हो गया, ये इसकी क्या हो गई, टेल हो गई। एक हेड हो गया और एक टेल हो गई। जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है। तो जो टेल है वो क्या है भैया, हमारी हाइड्रोफोबिक, और जो हेड है वो हमारा क्या है, हाइड्रोफिलिक। यानी जो हेड है उसको पसंद है पानी में रहना, टेल जो है वो पानी से बचना चाहती है। तो क्या होगा, टेल गोज इनटू डर्ट एंड हेड टू वाटर। तो हेड कहां जाएगा, पानी में रहना चाहेगा। टेल कहां जाएगी, टेल छुपना चाहेगी पानी से। चेक करो सर, यहाँ नहीं, यहाँ चेक करो कि ये कहीं भी कोई डर्ट है, कोई ये कपड़ा है, ठीक है, और कपड़े पर ये
डर्ट, डर्ट जमा, डस्ट जमा या कोई भी गंदगी लगी हुई, ऑयल लगा हुआ है, ऑयल डर्ट इसको मान के चलो। तो अब इस पर आपने क्या अप्लाई कर दिया, साबुन और पानी। साबुन और पानी डालने के लिए अप्रोक्स सीधी सी बात है, बाल्टी तो लगी होगी आपको, एक टब लगा होगा, ऐसा कोई टब आपने ले लिया और इसके अंदर क्या भर दिया भैया, इसके अंदर भर दिया आपने पानी। डायग्राम अच्छी नहीं बनाता हूं, मान के चलो इसमें पानी भरा हुआ है, ब्लू कलर में पानी से समझ जाते हो, रिलेट करते हो। इसमें क्या भरा हुआ है भैया, ये पानी तो दिख रहा है, पानी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। यस, तो पानी भरा हुआ है, उसमें आपने कपड़े को डाल दिया, कपड़े पर क्या लगा हुआ है, डर्ट, गंदगी, मेल जमा हुआ है, ऑयल का, किसका, ऑयल का। तो इसमें अपन क्या डालेंगे, अब सोप डालेंगे, सोप लाओ। अब हमने इसमें सोप डाला, तो जो सोप डलेगा, सोप कैसा दिखता है, एक बार और बना दूं, ऐसा दिखता है, COO- का होगा, Na+ का होगा, ऐसा दिखता है। तो जैसे इसको सोप को इसमें डाला जाएगा, तो बहुत सारा सोप डाला तो बहुत सारे चेन ऐसे गिरेंगे। तो जो पानी से डरता कौन है, चेन। तो पानी से डरने वाली चेन कहां घुसना चाहिए, इस सर में तो इसमें घुस जाऊं, और ये जो है बाहर, ये कहां रहेगा, पानी में रहना, इसको चाहिए पानी के पास जाऊं। ये जो टेल है ये चाहिए नहीं, मैं तो कपड़े में घुस जाऊंगी, किसमें घुस जाऊंगी, कपड़े में, कपड़े में भी किसमें, उस गंदगी में। तो ऐसे बहुत सारी चेन्स आएंगी, और जो बाकी बचा हुआ है वो तो पानी में रहेगा। ऐसे बहुत सारी चेंज जाएगी जो इसमें घुसना चाहेगी, और जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी में तैरना चाहेगा कि नहीं मैं तो पानी में जाऊंगा। ऐसे बहुत सारी चेन है वो अंदर जाएगी, और ये जो है ये बाहर रहेगा। तो ये बाहर क्यों रह रहा है, क्योंकि इसको पानी पसंद है, ये क्यों कहीं अंदर जाना चाहेगा, इसको पानी तो पसंद है। लेकिन ये चेन ये क्यों इस डर्ट के अंदर जाना चाह रही है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक इन द सेंस ये बचना चाहती है पानी से, तो पानी से बचने के लिए इसने सोचा कि इस ऑयल में, डर्ट में घुस जाते हैं। तो इस सब ने डर्ट को अच्छे से घुस गई। अब आप क्या करते हो, कपड़े गलाए पानी के अंदर, और उसके अंदर क्या डाल दिया, डिटर्जेंट या सोप डाल दिया। जैसे आपने सोप डाला वैसे COO तो पानी की तरफ भागेंगे, और उसकी जो टेल है वो गंदगी की तरफ भागेगी। तो टेल ने तो गंदगी को अच्छे से पकड़ लिया कि हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर हम क्या करते हैं, पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे आपने पानी को बाहर निकाला, तो जहां जहां पानी जाएगा ये तो वहीं जाना चाहेंगे। ये क्या चाहेगा कि मैं तो पानी के साथ ही रहूं, तो ये खींचेंगे बाहर इसको। तो जैसे ये इसको बाहर खींचेंगे, तो ये चेन तो इसमें फंसी हुई है डर्ट में, तो ये डर्ट भी इस चेन के साथ ही क्या होने लग जाएगी, बाहर निकलने लग जाएगी। डर्ट भी हो जाएगी चेन के साथ बाहर चली जाएगी। तो ये मैकेनिज्म है मिसेल का। ये क्या बना लेता है, एक ऐसी जाली बना लेता है। अभी मिसेल भी पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तुम एक जाली बना के उस पानी को जैसे बाहर फेंकोगे आप, तो ये सब पानी के साथ दौड़ना चाहेंगे। और ये चेन किससे जुड़ी हुई है, उस गंदगी से। तो गंदगी भी कहां चली जाएगी, उस पानी के साथ बाहर कहीं निकल जाएगी, और आपका कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर थी। अब बात आती है मिसेल की। मिसेल क्या करेंगे, देखो हार्ड वाटर अगर आ जाए, सर पानी सादा नहीं है, हार्ड वाटर आ जाए। हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट थे, और साबुन में क्या थे, सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट थे। तो यहाँ क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट आ गए, तो हार्ड वाटर है। तो हार्ड वाटर में आपने क्या मिलाया, सोप मिलाया। तो जब हार्ड वाटर में सोप मिलाया जाता है तो क्या बनता है, फॉर्म्स इनसोल्युबल पीपीटी। एक ऐसी पीपीटी बन जाती है जो इनसोल्युबल है, यानी वो झाग नहीं देगी। तो हार्ड वाटर में सोप झाग नहीं देता। सर सोप ही झाग नहीं देगा तो कपड़ा साफ कैसे होगा। उसके लिए दूसरा दिमाग लगाया गया, किसका, डिटर्जेंट का। क्या लाया गया कि सर डिटर्जेंट लाओ, डिटर्जेंट लाए। डिटर्जेंट क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। डिटर्जेंट क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो जैसे इसको हार्ड वाटर में मिलाया जाएगा तो कोई पीपीटी नहीं बनेगी, नो पीपीटी फॉर्म। अमोनियम साल्ट्स विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड, क्या है, अमोनियम साल्ट्स और क्लोराइड ब्रोमाइड यहाँ पर क्रिएट होंगे, कोई पीपीटी नहीं बनेगी। और पीपीटी नहीं बनेगी तो कपड़े क्या हो जाएंगे, सॉल्ट बना। सॉल्ट बनते अपना काम हो जाता है, डर्ट को खींचने का काम करेगा, और डर्ट को खींच कर क्या भगा देगा, बाहर भगा देगा। लेकिन पानी अगर हार्ड है तो वहां पर सोप काम नहीं करते, कौन काम करता है, डिटर्जेंट काम करता है। तो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया कि बताओ सोप जहां काम नहीं करता वहां पे क्या किया जाएगा, डिटर्जेंट लाया जाएगा। क्यों, डिटर्जेंट पीपीटी फॉर्म नहीं करता, ये क्या करता है, पीपीटी फॉर्म करता है, स्कम बना देता है। स्कम एक तरीके का पाउडर्ड सब्सटेंस होता है
जो पानी के ऊपर, झाग के ऊपर तैरता रहता है और वो काम नहीं करता, झाग बनने ही नहीं देगा। नेक्स्ट बात करें मिसाइल्स की, किसकी बात करें, मिसाइल। तो मिसाइल में भी हमने डायग्राम ये बनाया था, सेम ऐसा कैसे डायग्राम बनाया था। यहाँ पे क्या है, डर्ट है और ये बहुत सारी चेन्स आकर इसमें जुड़ रही है। ये चेन्स क्या है, ये जो चेन स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये चेन स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर है। क्या है, हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोफोबिक कहां जाना चाहिए कि हम गंदगी में घुस जाएं। और ये जो हेड्स हैं, ये हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक। क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो ये हाइड्रोफिलिक क्या करेंगे, हाइड्रोफिलिक हम तो पानी में तैरेंगे। तो ये पानी में तैरना चाहते हैं, ये अंदर जाना चाहती है। ये पानी में तैरने वाले जो बाहर खींचे जाएंगे तो ये डर्ट भी क्या हो जाएगा, इसके साथ बाहर आ जाएगा। क्योंकि चेन तो कहेगी हम तो बाहर तो नहीं निकलेंगे, हम डर्ट में अंदर ही रहेंगे, तो डर्ट ही बाहर आ जाएगी। तो वो भी जीत गए, वो भी जीत गए, दोनों विन विन सिचुएशन में रहे। और हमारा कपड़ा क्या हो गया, साफ हो गया, तो हम तो वैसे ही विन हो गए। इस तरीके से मिसाइल का फॉर्मेशन होता है। मिसाइल इस तरीके से ही काम करती है। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। यस, ये इस चैप्टर का क्या है, लास्ट टॉपिक है। मींस इस चैप्टर को हमने यहाँ पर खत्म किया। और ये केमिस्ट्री का भी लास्ट टॉपिक है। क्लास 10 की केमिस्ट्री का सबसे आखिरी टॉपिक होता है मिसाइल। मिसाइल फॉर्मेशन हमने यहाँ पर खत्म किया। अब इसी चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर में हम बनाएंगे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, देखो, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। इथेन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C2H6 दिया। देखो बना के देखो, ये C, ये C, दो C बन गए। H6 लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या लग गए, क्या वैलेंसी चेक करो। कार्बन की वैलेंसी 4 तो लग रही है। इसने बॉन्ड कितने बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए। हर बॉन्ड के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वाले के पास भी 8, इसके पास भी 8। हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन के पास, हर के पास एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर इसका रहता है। अब वो ये थोड़ी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इसमें बताओ कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है भैया, 7 कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ 7 कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। अगला क्वेश्चन पूछता है ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन नाम लिखा हुआ है और फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है। नाम में क्या है, ब्यूटेनॉन। ऑन किसका नाम होता है, किसका प्रीफिक्स होगा, सॉरी सफिक्स होगा, कीटोन का। किसका, कीटोन का होगा। तो आसान सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means। अगर खाना बनाते समय अगर बर्तन बाहर की तरफ से क्या हो जाए, काला हो जाए, blackened on outside, बाहर से क्या हो जाए, काला हो जाए, तो क्या होगा, the food is not cooked completely। ऐसा थोड़ी है, खाना पक जाएगा तो भी बर्तन तो काला हो सकता है, ये तो गलत बात हो गई। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ये सही बात है। क्यों, हमने एग्जाम्पल देखा था अभी कि जब ब्लैक सूट जब आता है, तो कब आता है ब्लैक सूट, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न किए जाते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करते हैं तो उसमें से ब्लैक सूट निकलता है। इसका मतलब वो अच्छे से जल नहीं पा रहा है, पूरी तरीके से नहीं जल पा रहा, तो स्मोक भी होगा और ब्लैक सूट निकलेगा। फ्यूल इज वेट और द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। नहीं, कंप्लीटली बर्न करता तो ब्लू कलर की फ्लेम आती और कोई ब्लैकिश नहीं होता है बर्तन। तो सिंपल सा आंसर है, 20 का आंसर होने वाला है। Explain the nature of covalent bond using the bond formation is CH3Cl। CH3Cl दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसका कोवेलेंट बॉन्ड बताने, इसमें किस तरीके से बनने वाले हैं। देखो सबसे पहले बात करो CH3Cl, देखेंगे एक C बन गया और क्या है CH3, एक H यहां लगा दो, एक H यहां लगा दो, एक H यहां लगा दो, CH3 बन गया, एक बन गया हमारा Cl। तो ये बन गया कंपाउंड, तो फॉर्मेशन तो हो गया CH3Cl। इस तरीके से बनने वाला है। पूछ रहा है एक्सप्लेन द नेचर बताओ कोवेलेंट बॉन्ड्स के। तो ये क्यों बना होगा, यही पूछ रहा है वो हमसे। देखो कार्बन यहां पर है, कार्बन की वैलेंसी 4, यानी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे भैया, 4 इलेक्ट्रॉन थे। 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन थे। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन आया,
हाइड्रोजन के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन आया उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, और तीसरा हाइड्रोजन आया उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। वो हाइड्रोजन क्या चाहता है? हाइड्रोजन चाहता है कि मैं ड्यूप्लेट कर लूं, मतलब अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन ले आऊं। तो ये कार्बन से रिक्वेस्ट करता है। किससे रिक्वेस्ट करता है भैया? कार्बन से। बोलता है कि यार आपके एक एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दोगे क्या? अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन करके अपनी दोस्ती को पक्की कर लेता है। हाइड्रोजन आता है इधर से और कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है और ये भी दोस्ती पक्की कर लेता है। थर्ड हाइड्रोजन आता है, सेम रिपीट, ये भी अपनी दोस्ती को पक्की कर लेता है। तो हाइड्रोजन एक एक कोवेलेंट बनाते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो दिख रहे तीनों बॉन्ड? यस दिख रहे। सर अभी कार्बन को देखो, कार्बन को देखने पर क्या लग रहा है कि 1 2 3 4 के, और 3 अगर इनसे मांग भी लेगा तो भी 7 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। तो ये क्या करेगा? ऐसा कोई सी को ढूंढेगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए होता है? Cl को। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया? 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन में से इसको कितना चाहिए? 1। और Cl को भी कितना चाहिए? Cl को भी 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो Cl क्या करेगा? Cl कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे कार्बन। दे दिया कार्बन ने। अब कार्बन ने सबको अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो देगा थोड़ी, उसके बदले में क्या चाहिए? बदले में बोलेगा भाई मुझे भी इलेक्ट्रॉन दो। तो क्या करेगा? सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा, और सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो देखो 4 तो इसके पास थे, 5 6 7 8, टोटल मिला कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भैया? 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। तो कार्बन अपनी स्टेबिलिटी में आ गया, Cl भी आ गया, और तीनों हाइड्रोजन भी आ गए। तो सबने कौन से बॉन्ड बनाए? एक ऊपर H, एक इधर H, एक नीचे H, एक इधर Cl। तो सबने कोवेलेंट बनाए। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन गए? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। तो क्या क्वेश्चन हो गया क्या? यस क्वेश्चन हो गया। CH3Cl बना दिया हमने, फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर, 4 कुछ नाम दिए हैं, चारों के अपने को क्या बनाने हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। पहले से शुरू करते हैं। फर्स्ट ए वाला, इथेनोइक एसिड। क्या जानते होगा इथेनोइक एसिड? इथेन, CH3 CH2, CH3 हो गया, CH2 हो गया, नहीं 2 क्यों? 2 ही तो कार्बन है, इथेनॉल बना रहे हैं। CH3 COOH, यही होता है क्या? यस यही होता है। सर स्ट्रक्चर देखो, C, 1H, 2H, 3H, एक और C, डबल बॉन्ड के साथ HO और सिंगल बॉन्ड के साथ OH। तो क्या बन गया CH3COH? इसका क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। बना दो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब क्या दिक्कत है? C, पेन का कलर चेंज करेंगे। C के साथ 3 बॉन्ड, तो 1 2 3 4, क्या बन जाएगा? क्या? यस बन जाएगा। यहां से अपन के क्या करना है? एक हाइड्रोजन लेना है, एक हाइड्रोजन यहां लेना है, एक हाइड्रोजन यहां लेना है। इनके पास भी अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन। तो C का काम हो गया, H का काम हो गया। फिर यहाँ पर एक और C, इसके पास भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक इसने यहां रखा, एक इसने यहां रखा, और 2 इसने यहां रख दिए। कहीं भी रख सकता है कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को। और यहां पर क्या हमारा OH, O के पास आउटर मोस्ट में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 रख लिए। O के बाद H है, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, H ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन रख लिया। शुरू करें। एक O और बचा हुआ है, एक O और बचा हुआ है सर। उसके पास कितने? 1 2 3 4 5 6, उसके बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर बनाओ, देखेंगे। सबसे पहले बात करो इस हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कहेगा कार्बन से भैया दोस्ती पक्की, दोस्ती पक्की। दूसरा बोलेगा यस, तीसरा बोलेगा यस बोलेगा। देखो क्या तीनों हाइड्रोजन ने अपनी स्टेबिलिटी ले ली? क्या? यस, अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया। एक्सेप्शन है क्योंकि ऑक्टेट नहीं करते हैं, ड्यूप्लेट करते हैं हीलियम की वजह से। ये वाला हाइड्रोजन ने भी अपना काम कर लिया ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन लेके। बात करें कार्बन, कार्बन का 1 2 3 4 तो है, 5 6 7 ये हो जाएंगे, और एक इस कार्बन से ले लेंगे।
क्या बन गया, क्या बन गया। चलो इस कार्बन की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 इससे लेगा, एक इससे लेगा और एक इससे लेगा, हो गया इसका भी काम। इसके बाद भी 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन की बात करें, 1 2 3 4 5 6 तो थे ही सही, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, हो गया 8। एक ऑक्सीजन और बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 थे, इसने इसको दिया था इसलिए इसी से वापस ले लिया। तो क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया क्या? तो यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, सबके अपने अपने इलेक्ट्रॉन है। हर एक बॉन्ड पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मान के एक इसके बीच में भी 2। तो सब ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर देखकर क्या करके पेयरिंग शेयरिंग कर करके क्या कर दिया, अपनी ऑक्टेट को पूरा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो उसका है सेकंड पार्ट, H2S, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है बी वाला, H2S, ठीक। H2S, S क्या होता है भैया? S के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? S के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, हो गया 6। 2 हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन अगल में, एक हाइड्रोजन बगल में। हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन हैं। कट से या डॉट से आप दिखा सकते हैं। सर देखो, दोस्ती पक्की कर लेता हाइड्रोजन फटाफट से, कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, इसने भी कर लिया। क्या 2 गोले बन गए क्या? अब बात करें इसकी सल्फर की, सल्फर का 1 2 3 4 5 6 थे, एक इस वाले हाइड्रोजन से, एक इस वाले हाइड्रोजन से पेयर कर लिया। तो पेयरिंग करके स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। बात करें सी नंबर क्वेश्चन की, इसका सी क्या बोलता है? सी प्रोपेनॉन, 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 प्रोपेन। प्रोपेन बोले तो 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ऑन लगा हुआ है, यही होता है। सर इसकी वैलेंसी H3 से पूरी हो जाएगी, इसकी H3 से, इसकी हो ही रही है, चारों बॉन्ड इसके जुड़े हुए हैं किसी न किसी के साथ। कार्बन इस जन्म में 4 बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 4। इसने 3 इसके साथ बना लिए, एक इसके साथ, इसने 2 ऊपर, एक इधर 4, इसने 3 हाइड्रोजन से और एक दूसरे कार्बन से। तो बना लिए या नहीं बना लिए? सर बना लिए। प्रोपेनॉन बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। सर इसका स्ट्रक्चर बताओ। देखो ये कार्बन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, बड़े कर दो थोड़े थोड़े दिख जाएंगे आपको। कार्बन के पास 4 बॉन्ड, फिर यहाँ पर एक कार्बन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, फिर यहाँ पर कार्बन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन है कहीं पर, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 और 6, बन गए या नहीं बन गए? सर बन गए। सर मिला दो, ये मिला देते हैं। देखो ये कार्बन किसके साथ मिलेगा? हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, तो H H और H मिल गया। ऐसे इसकी बात करें तो यहां पर 3H, एक H, दूसरा H और ये हमारा तीसरा H, तीनों H के साथ जुड़ गए क्या? चलो फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन देखो, H आएगा, दोस्ती पक्की करेगा, करेगा और करेगा। सर ये वाला ये भी ऐसे ही करेगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन ने अपने ड्यूप्लेट को पूरा करके स्टेबिलिटी ली। अब कार्बन करेगा 1 2 3 4 5 6 7, एक यहां से ले लेगा और अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा। सर ये कार्बन 1 2 3 4 तो है ही सही, तो ये एक इसका लेगा 5, 2 इसके लेगा 7 और एक इससे लेगा 8। सर इसकी बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 और एक किससे ले लेगा? बगल वाले से ले लेगा, हो गया 8। सर ऑक्सीजन की बात करें, 1 2 3 4 5 6 और 2 कहां से ले लेगा? इसके 2 ले लेगा, अंदर से घुमाएगा, इसको चेंज ही कर देते हैं, 2 कहां से ले लेगा? यहां से।
तो सबने अपना ऑक्टेट पूरा किया गया, तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट कौन है, एक और बचा हुआ है क्या? हाँ, F2 बचा हुआ भैया। F2 देखेंगे ABCD नंबर पर F2 बचा हुआ। F2, F के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7। F 1 2 3 4 5 6 7। F 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो सबके पास अपने इलेक्ट्रॉन है, आसानी से बना लेगा। तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। यहां से इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहां से ये, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे बड़ा जो नियम है या काम है वो क्या है? ऑक्टेट पूरा करना चाहिए, यानी स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी। उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अ होमोलॉजस सीरीज? होमोलॉजस सीरीज क्या होती है? एक्सप्लेन करो उसको एक एग्जांपल के साथ। होमोलॉजस सीरीज क्या होती है ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो होमोलॉजस सीरीज हमने लेक्चर में पढ़ा, अभी आज ही पढ़ा है उसको। तो होमोलॉजस सीरीज नहीं, कल के लेक्चर में शायद हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में। होमोलॉजस क्या होता है? होमोलॉजस ऐसी एक सीरीज या ऐसे कुछ एग्जाम्पल या ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन तो अलग अलग हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम हो। नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग, फंक्शनल ग्रुप सेम। और फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं तो उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रहे हैं। तो कैसे चेक करोगे इसको? देखो, उसने बोला एग्जांपल दो दो, तो बिना एग्जांपल के तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात एग्जांपल देखेंगे उसका। जैसे मैंने बात करा CH4 की, इसका बात कर लो CH4 का, तो इसकी होमोलॉजस सीरीज में नेक्स्ट क्या आने वाला है? C2H क्या आएगा? 6 आ जाएगा। C2H6 आ जाएगा। भाई मैंने मीथेन की बात करी तो मैं इथेन की बात करूंगा। फिर मैं किसकी बात करूंगा? प्रोपेन की। फिर मैं किसकी बात करूंगा? ब्यूटेन की। फिर मैं किसकी बात करूंगा? पेंटेन की। क्या बात समझ में आती है क्या? और ऐसे आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, कोई रोकने वाला इसको नहीं है। तो इस सीरीज को क्या बोला जा सकता है? होमोलॉजस सीरीज। सर चेंज क्या है? कोई चेंज नहीं है। देखो CH4 CH सब में क्या लगा हुआ भैया? CH, यानी कार्बन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 1 C था, यहाँ 2 C है, यहाँ 3 C है, 4 C है, 5 C, 6 C, 7 C, चलता रहेगा। हर एक स्टेप आगे बढ़ने पर सीरीज में कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस आ रहा है? यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। देखो C2 गए, एक कार्बन बढ़ा और हाइड्रोजन 4 की जगह 6 हो गए। सर आगे भी आएगा कि यस, एक कार्बन बढ़ाओ, 2 से कितने कर दिए? 3 कर दिए, 2 से कर दिए 3, एक कार्बन बढ़ गया। H कितने बढ़े? 6 से बढ़कर कितने हो गए? 8 हो गए। 2 ही तो बढ़े। आगे चलो, 3 से बढ़कर 4, एक कार्बन, और 8 से बढ़कर 10, 2 हाइड्रोजन। तो हमेशा डिफरेंस क्या चलता रहेगा? CH2। ऐसे जनरली जो भी होमोलॉजस सीरीज के बारे में आप पढ़ोगे सब में जनरली सेम फॉर्मेट चलेगा। CH2 की जगह कुछ और हो जाएगा लेकिन कंटिन्यूअस हमेशा ही। तो क्या अब मैं इसके बाद बता सकता हूं कि आगे क्या आने वाला है? तो अब मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या आएगा भैया? C4 है तो C5 आएगा। H10 है, 2 बढ़ रहा है तो H12 आ जाएगा। क्या इसके बाद बता सकता हूं कि मैं C कितना है? 6 है तो C7 हो जाएगा। हाइड्रोजन 12 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। C6 और हाइड्रोजन 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन 14 हो जाएंगे। तो क्या होमोलॉजस सीरीज को समझा जा सकता है कि एग्जांपल से? तो बिल्कुल आसानी से एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझ सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन? हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। हमने 2 ही कंपाउंड पढ़े, एक इथेनोइक एसिड पढ़ा और एक इथेनॉल पढ़ा। दोनों को आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? तो देखो, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले बात करें अगर इथेनॉल की, तो इथेनॉल की जो स्मेल होती है वो प्लीजेंट होती है और ये लिक्विड होता है इथेनॉल।
इसकी जो स्मेल होती है वो प्लीजेंट स्मेल, इसकी स्मेल कैसी होती है, विनेगर जैसी, या विनेगर ही तो है, विनेगर स्मेल, नॉट सो प्लीजेंट, ऐसा हो सकता है। इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो 17 डिग्री होता है। कितना होता है, 17 होता है। तो इस वजह से ये जो है सर्दियों के दिनों में फ्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्रीज, फ्रीजिंग, जमने लगता है। लेकिन इसकी बात करें तो ये कौन सा रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, या लिक्विड फॉर्म में रहने वाला है। कौन, इथेनॉल। इथेनॉल की एक और बात करें, अगर ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी, सब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इथेनोइक एसिड जो होता है वो रिएक्शन देता है किसके साथ भाई, इथेनोइक एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन देकर क्या दे देता है, एक तो मेटल का सोल्ट देगा और क्या देगा, CO2 देगा, और क्या दे देगा, H2O देगा। यानी यहां रिएक्शन होती है जिसमें तो सोल्ट बनेगा, एक बनेगा H2O, एक बनेगा CO2। इस टाइप की कोई रिएक्शन इसकी होती है। यहां पर ऐसी कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। तो ये मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ इथेनॉल रिएक्शन नहीं देता है, इथेनॉल एसिड रिएक्शन देकर सॉल्ट बनाता है, H2 बनाता है, और जो हमारा CO2 बनाता है। ये हमने इक्वेशन देखी थी, CH3COOH की रिएक्शन जब हमने Na2CO3 के साथ करवाई तो COO, मैं लिख भी देता हूँ एक रिएक्शन यहाँ पर, लिख देते हैं अपन, CH3COOH की रिएक्शन अगर हम Na2CO3 जो कि मेटल कार्बोनेट के साथ करवा दें तो CH3COO Na बन जाएगा, यहां से H2O रिलीज हो जाएगी और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये रिएक्शन होती है किसकी, एसिड के साथ। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनोइक एसिड इसको बोल सकते हैं, इथेनोइक एसिड। और वही बात करें हम CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन अगर आप करा दो Na2CO3 के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये इसका केमिकल डिफरेंस भी हो गया। तो आप केमिकल डिफरेंस भी देख सकते हो और पिछले पेज पर जाकर के फिजिकल डिफरेंसेस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीके से डिफरेंशिएट इसको हम कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन दी, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल M, व्हाट वुड यू टेक एज एनोड। आप एनोड किसको लोगे, कैथोड किसको लोगे, और इलेक्ट्रोलाइट किसको लोगे, दोनों तीनों चीजें आपको बतानी है। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं ऐसा कोई फॉर्मेट लेते हैं, इसमें क्या भर देते हैं हम, कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यहाँ पर फुल भरा होता है। इसमें क्या लगा दिया जाता है, इसमें एक लगा दिया जाता है एनोड, एक लगा दिया जाता है कैथोड। एक एनोड लगा दिया जाता है, एक कैथोड लगा दिया जाता है। इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, की कनेक्ट करते हैं, बल्ब चाहो तो बल्ब कनेक्ट कर लो और जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे, जैसे आपने इसमें की को चालू करके इलेक्ट्रिक करंट डाला तो क्या होगा, एक तो एनोड एक कैथोड। अब एनोड कौन सा ले लो सर, एनोड किसको ले, एनोड किसको ले, इसको एनोड ले लो, छोटा वाला, हाँ एनोड, एनोड ले लिया, ये हमने कैथोड ले लिया। तो जो एनोड है वो पूछ रहा किसको किसको किस पर रखें, तो एनोड पर जो इम्प्योर मेटल को लाओ, इस पर किसको लाओ, यहां लिख दो आप आंसर, सर एनोड पर किसको लाओ, इम्प्योर मेटल। सर कैथोड पर किसको लाओ, कैथोड पर जो मेटल आप इम्प्योर से प्योर बनाना चाहते हो उसकी पहले से एक थिन स्ट्रिप लाओ, थिन स्ट्रिप
ऑफ मेटल एम मेटल की, क्योंकि हम एम मेटल को ही निकाल रहे हैं, तो एम मेटल की एक थिन स्ट्रिप पहले से लाकर आप किस पे लगाओ, कैथोड को। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है आपका, सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल एम मेटल का ही सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप यहां पर ला सकते हो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में, और इसी रिएक्शन को हम एक और बार पढ़ चुके हैं एसिड बेस सॉल्ट वाले में। तो दोनों जगह हमने ये पढ़ा हुआ है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इससे हम डायग्राम बना भी चुके हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, Why are carbon and its compound used as a fuel for most application? ज्यादातर किसी भी चीज को बर्न करने के लिए या फ्यूल करने के लिए, फ्यूल के यूज में हम ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं जो कार्बन के हों। सर ऐसा क्यों लिया जाता है? बहुत आसान है। जो कार्बन के जो कंपाउंड होंगे, कार्बन के कंपाउंड क्या करेंगे, सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे और सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। दूसरी बात, सबसे पहला पॉइंट तो लिख लोगे आप, हाईएस्ट हीट एंड एनर्जी प्रोवाइडेड। हाईएस्ट हीट और एनर्जी आपको यहां से मिलेगी सबसे ज्यादा। दूसरी चीज, अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एज अ फ्यूल यूज करते हो तो वहां क्या होगा, आपको बिल्कुल स्मूथ फ्लेम आएगी बिना किसी कार्बन सूट के। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करते हैं, O2 की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो बिल्कुल ब्लू कलर की फ्लेम मिलेगी और नो कार्बन सूट एंड स्मोक, कोई धुआं वहां पर आपको नहीं मिलेगा, नो कार्बन सूट, कोई कार्बन सूट नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल आप प्योर फॉर्म में आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेने हैं, उनको बर्न करना है या उसको एज अ फ्यूल यूज करना है, तो वहां से धुआं वगैरह नहीं निकलेगा, ब्लू कलर की फ्लेम निकलेगी और वहां से हाईएस्ट एनर्जी मिल सकती है, हाईएस्ट लाइट मिल सकती है, हाईएस्ट हीट वहां से प्रोड्यूस की जा सकती है। इसीलिए कार्बन को ही यूज में लिया जाता है। कोई भी कोई किसी भी फ्यूल एप्लीकेशन के लिए कार्बन को ही सबसे अच्छा माना जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। हार्ड वाटर में अगर सोप डाल दिया जाए, तो नॉर्मल वाटर या सॉफ्ट वाटर जिसको बोलते हैं, उसमें तो सोप क्या करेगा, मिशेल बनाएगा और अपना काम करेगा। लेकिन अगर हार्ड वाटर में सोप डाल दिया जाए, हार्ड वाटर में, तो क्या वो स्कम बनाएगा? स्कम क्या होता है, मेल जैसी एक स्ट्रक्चर, पाउडर्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, मेल जिसको बोलते हैं, स्कम बना लेता है। तो यस बनाएगा। तो पूछ रहा क्यों बनाएगा, पता तो उसको भी ये बनाएगा, लेकिन क्यों बनाएगा? देखो सोप क्या होता है भैया, सोप क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स का। सोडियम पोटेशियम होते हैं किसके, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फैटी एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं सोप। क्या होते हैं, लॉन्ग चेन, जो भी लॉन्ग चेन का अपना फैटी एसिड्स होगा उसके सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं सोप। तो अब इनको जब किस में मिलाया जाए, हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर क्या होता है, अगर आपको इतना सा पता लग गया तो आपकी क्वेश्चन मिल जाएगा। हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में क्या होगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जब सोप को हार्ड वाटर में मिलाया जाएगा तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो होंगे ये क्या कर देंगे, ये पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट्स को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। और तो ये पोटेशियम और सोडियम के जो सॉल्ट्स हैं ये डिस्प्लेस हो जाएंगे और ये किस में आके चले जाएंगे, उस पानी के आउटर लेयर पर चले जाएंगे जिस पानी में आपने इनको मिक्स किया है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, फिर स्कम बनाएंगे। तो सिंपल सा आंसर है,
कि सोप में जब भी हार्ड वाटर मिलाया जाता है तो हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्या करता है, उन सोडियम और पोटेशियम सोल्ट को डिस्प्लेस कर देता है। इसकी वजह से स्कम बनता है, इसकी वजह से झाग नहीं आते हैं। इसलिए सोप कभी भी जो है हार्ड वाटर में वर्क नहीं करेगा। इसके लिए किसका यूज करना पड़ता है, हमारे को डिटर्जेंट का यूज करना पड़ता है। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी का बुक में इसका आंसर एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया भी हुआ है कि क्यों नहीं करता, तो वही हमने यहाँ पर बता दिया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में अगर सोप डाला जाएगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोप क्या होता है। सोप बेसिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता है, बेसिक होता है। सोप क्या है भैया, बेसिक। सोप का नेचर बेसिक हो गया। अब बेसिक क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला करेगा, नीले लिटमस को लाल करेगा। बेसिक क्या करता है, एसिड क्या करता है, नीले को लाल करता है। तो बेस क्या करेगा, लाल को नीला, रेड को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। बेस क्या करता है, लाल को नीला करता है। बोल रहा है दोनों से करके बताओ, लाल और नीले से। तो लाल को तो चेंज करके नीला बना देगा, लेकिन क्या नीले से करेगा क्या, तो ब्लू वाले को ब्लू से जब कराओगे तो नो चेंज। तो जब हमने रिएक्शन किससे कराई, रेड लिटमस से, तो ब्लू हो गया, और ब्लू से कराई तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो तो क्या है, बेसिक क्या काम का नीले के लिए, नीले को चेंज नहीं करता। नीले को कौन चेंज करता है, एसिड नीले को लाल करता है, बेसिक लाल को नीला कर देता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, और यहां भी पढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, व्हाट इज द इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यूज कहां आता है। सबसे पहले बात करें होता क्या है, तो हाइड्रोजन का जोड़ना, हाइड्रोजन का ऐड करना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस of Ce of nickel, radium in unsaturated हाइड्रोकार्बन। तो किसी भी हाइड्रोजन को NiPT की प्रेजेंस में, ये कैटालाइस्ट हैं, इनकी प्रेजेंस में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जोड़ा जाए तो क्या बन जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। और हाइड्रोकार्बन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन कहलाता है। तो बात करो, देखो एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सीधी सी बात है, सिंगल बॉन्ड से तो नहीं जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। बाकी यहाँ किसी अलग चेन से जुड़े होंगे, यहाँ किसी अलग चेन से जुड़े होंगे। आर बोले तो कोई भी कार्बन हाइड्रोकार्बन की चेन है, तो ये अलग जुड़े होंगे। आगे चलती है कंटिन्यूस में, हमें पता नहीं कितना बड़ा है हाइड्रोकार्बन। चलो इसमें क्या कर दो, H2 डाल दो, प्लस H2 करो। किसकी प्रेजेंस में, Na कैटालाइस्ट ले लो, Na ले लो, Na कैटालाइस्ट के प्रेजेंस में आपने क्या कर दिया, H2 इसमें जोड़ दिया। अब जैसे निकल के प्रेजेंस में H2 को जोड़ा तो ये H2 क्या करेगा, देखो सबसे पहले तो ये जो डबल बॉन्ड इसको खत्म करेगा, अनसेचुरेटेड है सैचुरेटेड बनाएगा। सर वैलेंसी चेक करो, उसके पास एक आर की चेन तो पहले जुड़ी हुई थी, दो तो इसके पास भी जुड़ी हुई थी। तो देखो 1 2 3 कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 कार्बन ने फिर 3 बॉन्ड बना लिए, तो चौथा बॉन्ड कौन जुड़ जाएगा, H हाइड्रोजन है ना H2, तो एक H यहां जुड़ गया, एक H यहां जुड़ गया। तो ये अनसेचुरेटेड से सैचुरेशन में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अनसेचुरेशन से सैचुरेशन में आ गया है। सर इसका इंडस्ट्रियल पर्पस क्या है, इंडस्ट्रियल कहां काम आता है, तो वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करने के काम आता है। वेजिटेबल ऑयल जो होता है, इसको आप समझ के चलो कि वेजिटेबल ऑयल, इसमें आपने H2 मिलाया और ये क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। जनरली पर्पज जिसका जो होता है वनस्पति घी बनाने, वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी इसी फॉर्मेशन से बनाया जाता है। सैचुरेशन उसका आएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ तो वो लिक्विड फॉर्म में था, वहां थोड़ा सा वो हार्डनेस उसके अंदर बढ़ जाएगी, हार्डनेस जम जाएगा वो,
तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वहां पर बन जाएगा। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड करने के काम आता है इंडस्ट्री में भी हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट बात करो, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कौन देता है? अभी भी जो पिछली रिएक्शन पड़ी थी वो क्या एडिशन रिएक्शन थी क्या? यस, एडिशन रिएक्शन थी। एडिशन रिएक्शन में क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए, या कोई भी अपने पास कब जोड़ेगा? जब उसको जरूरत होगी। तो जिसके पास डबल बॉन्ड है वो जोड़ सकता है। क्या इसके पास डबल बॉन्ड है क्या? C2H6, C2H6, इसको ऐसे देखो आप, CnH2n, क्या इसमें फॉर्मेशन में फिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है। n बोले तो 2, 2n बोले तो 4, 4 + 2 6। तो ये कौन है? अल्केन है। क्या है? अल्केन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अल्केन। अनसैचुरेटेड कौन होंगे? अल्कीन और अल्काइन। तो यहां पूछ रहा है एडिशन किस में होगी, तो एडिशन सीधी सी बात है सैचुरेशन में तो नहीं होगी, जो अनसैचुरेटेड है सिर्फ उनमें होगी। C3H8, 3 2 जा 6 + 2 8, ये भी नहीं होगा। C3H6 यहां होगा। कैसे होगा सर? देखो, C3 2 3, H6 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H, और क्या कर दिया जब भैया? CH3 और 6H, 6H लगा दिए। क्या ये पॉसिबल है क्या कहीं से भी? ये C बचा हुआ है अभी। अब इस पर डबल बॉन्ड यहां लगा दो आप, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड थोड़ी साइन कर पाएगा ये पॉसिबल नहीं है ना। तो सिंगल बॉन्ड पे ही चलेगा, सिंगल बॉन्ड पे चल ही नहीं पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। इसके लिए डबल बॉन्ड लाने पड़ेंगे। देखो C, डबल बॉन्ड C, और ये C ले आए डबल बॉन्ड, C3H6, CnH2n। अब देखो, चेक करो, 2 यहां है, 2 यहां लगा दो, 1 2 3 है, 1 यहां लगा दो, 1 यहां, 1 यहां, और 1 यहां लगा दो। देखा बन गया क्या? क्या बना कि नहीं बना? बन गया। इट मीन्स ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर यहाँ पे कहीं से हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये बॉन्ड हट जाएगा, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा? एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। लेकिन अभी नहीं आया तो अभी नहीं लिखा। अगर हाइड्रोजन आएगा तो क्या जुड़ सकता है क्या? यस। लेकिन क्या इसमें हाइड्रोजन कहीं जुड़ सकता है क्या? इसमें हाइड्रोजन कहीं पर भी नहीं जुड़ेगा। तो जहां नहीं जुड़ेगा वहां एडिशन होगी नहीं। तो एक तो यहां नहीं होगी, सॉरी, एक यहां एडिशन होगा। एक C2H2, C2H2 कब है? CnH2n -2 एल्काइन, तो यहां भी हो जाएगा क्योंकि यहां भी जगह है उसके पास। CH4 में नहीं होगा, तो सिर्फ C3, इसका जो आंसर है वो C3H6 हो जाएगा, और एक हो जाएगा C2H2 हो जाएगा। नाम अगर देखोगे तो C3 का प्रोपेन और H6 प्रोपीन हो जाएगा। इसका C2 यानी कितना हो गया? एथ, और 2 लग रहा है मतलब आइन है, तो इथाइन हो गया। तो इसलिए इसके नाम, ये 2 आंसर है इसके, इसका नाम आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। बटर और कुकिंग ऑयल में क्या बताना भैया? डिफरेंस बताना है। तो बटर कुकिंग ऑयल अभी जस्ट तो किया क्वेश्चन, हाइड्रोजनेशन क्या पूछ रहा है? टेस्ट पे पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन में क्या लिख दो सर? क्या कर दो? हाइड्रोजिनेशन कर दो। क्या कर दो भैया? हाइड्रोजनेशन या एडिशन रिएक्शन करके देख लो। हाइड्रोजनेशन किसमें होता है? सबसे पहली बात, हाइड्रोजनेशन किसमें होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होगा, सैचुरेटेड में तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। इसमें कौन है? एक तो बटर है। बटर क्या होता है भैया? बटर सैचुरेटेड होता है। तो क्या हाइड्रोजनेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। ऑयल क्या है? वेजिटेबल ऑयल क्या है? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है। ऑयल अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एडिशन देगा, तो एक एडिशन देगा, एक एडिशन नहीं देगा। जो एडिशन देगा वो बटर है, जो नहीं देगा वो कुकिंग है, ऑयल है। और इसमें अपन टेस्ट से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है। अभी जब हमने पिछला क्वेश्चन जब हमने किया था, तुम्हारा क्या देखा था हमने कि ऑयल को हाइड्रोजनेट कर दो। हाइड्रोजनेशन अगर ऑयल के साथ किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
तो वो क्या है, बटर ही तो है, एज अ बटर। और हमने उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि वो थोड़ा क्या हो जाएगा, हार्ड सब्सटेंस हो जाएगा। तो बटर ज्यादा हार्ड होगा या कुकिंग ऑयल ज्यादा हार्ड होगा? कुकिंग ऑयल तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, और हमारा जो बटर है वो तो हार्ड फॉर्म में, एक स्लेब फॉर्म में रहेगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू सा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप कपड़ों को कैसे साफ करते हैं? लास्ट टॉपिक जो हमने चैप्टर में पढ़ा है वो मिसेल ही पढ़ा है, तो मिसेल बनाकर करते हैं, लेकिन वापस से क्वेश्चन में आ गया तो वापस से बता देंगे सर, दिक्कत क्या है, फिर बता दो। देखो एक डायग्राम मैंने यहाँ दिया हुआ है पहले से ही, क्यों दिया हुआ है, बुक का एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखो क्या कर रखा है आपने, कोई भी डर्ट है, डर्ट क्या होती है, ऑयल होती है, मोस्टली डर्ट ऑयल ही होती है। तो ये क्या है आपका, कोई डर्ट, ये कपड़ा है, इस पे आपका कोई गंदगी जमी हुई है। इस गंदगी को आपने किस में डाल दिया, एक सॉप सॉल्यूशन में डाल दिया, एक कंटेनर में डाला, सॉप सॉल्यूशन में डाल दिया। अब सॉप क्या होता है, क्या हम ऐसा देख पा रहे हैं क्या सॉप को? क्या ऐसा देखा था कि हमने सोप को? तो जब हमने सोप पढ़ा था तो ऐसा ही देखा था, COO। इसमें से कुछ जो पार्ट था वो हाइड्रोफोबिक था, कुछ जो पार्ट था वो हाइड्रोफिलिक था, कुछ पार्ट हाइड्रोफोबिक था, कुछ पार्ट हाइड्रोफिलिक था। क्या बात समझ में आती है क्या? तो क्या करेगा, मैकेनिज्म पूछ रहा है वो। तो ये जो हाइड्रोफोबिक है ये पानी से तो दूर भागेगा, पानी से दूर भागेगा तो ये कहां जाना चाहेगा, ये चाहेगा कि मैं किसमें घुस जाऊं, इस कपड़े के अंदर, इस डर्ट के अंदर चला जाऊं। तो अपनी टेल को क्या करेगा, इस कपड़े के अंदर डुबो देगा। देखो इसने सबने क्या करी, अपनी टेल को इस कपड़े के अंदर डुबो दिया। क्या डुबो दिया गया? यस, डुबो दिया सर। लेकिन जो आगे का जो हेड पार्ट है वो कौन है, हाइड्रोफिलिक। कौन है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या चाहेगा कि मैं तो पानी में तैरूं, आराम से मजे करूं। तो ये पानी में जाना चाह रहा है, देखो ये ऊपर उठना चाह रहे हैं, नेक्स्ट डायग्राम में देखो ऊपर उठना चाह रहे हैं, तो ये तो जा रहे हैं ऊपर उठना। टेल कहती है कि नहीं मैं तो पानी में नहीं जाऊंगा, टेल कहती है मैं तो किस में जाऊंगी, इस डर्ट के अंदर घुस जाऊंगी। डर्ट कौन है, ऑयल है। ये घुस गई क्या, देखो ये थोड़ा सा ऊपर जाने लगा, यहां पर देखेंगे थोड़ा और ऊपर गया, क्यों, टेल ने खींच लिया। उधर से बाहर से कौन खींच रहा है इसको, हाइड्रोफिलिक पार्ट खींच रहा है। हाइड्रोफिलिक पार्ट नहीं हम तो पानी में जाएंगे, वो कहते नहीं मैं तो इस गंदगी में, इस ऑयल में, इस डर्ट में रहना चाहूंगी। वो बाहर खींचता है, वो अंदर से बाहर आना चाह रहा है। देखो अंदर से बाहर आना चाहा, इन्होंने डर्ट को क्या कर दिया, बाहर ले आए, डर्ट क्या आ गई, बाहर आ गई। अब अभी जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, सीधी सी बात है, पानी में तो नहीं मिलेगी। अब पानी में नहीं मिलेगी तो वो किसमें घुस गई, सारी उस डर्ट के अंदर। और जो हेड है वो किसमें रह गए, पानी में। और कपड़ा क्या है, पानी में ही है, तो पानी में ऊपर क्या आ गई, गंदगी आ गई। तो कभी भी किसी कपड़े को सॉल्ट सॉल्यूशन में, सॉफ्ट सॉल्यूशन में डालोगे तो गंदगी ऊपर आ जाएगी, उस पानी को हम अलग कर देते तो सारी गंदगी बाहर चली जाती, या फिर उसकी लेयर पर ऊपर बाहर निकल के आ जाती है गंदगी, और हम उसको कपड़े से, ब्रश से साफ कर देंगे, हाथ से साफ कर देंगे तो गंदगी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो सोप का क्लीनिंग एक्शन बहुत आसान है, मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल फॉर्मेशन चैप्टर में हमने पढ़ लिया, और वापस से यहाँ पर एक बार उसका एग्जांपल देख लिया कि किस तरीके से बाहर चीजें निकल कर आएगी। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ, यस लास्ट स्लाइड है, लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन को हमने खत्म किया, और इस पॉइंट पर हम अपनी केमिस्ट्री को पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, और ये 100% श्योर है कि पूरा पेपर यहीं से आएगा। यस, पूरा पेपर जो हमने पढ़ा है यहीं से आएगा। पूरी केमिस्ट्री के चारों चैप्टर हमने यहाँ पर खत्म कर लिए हैं, और इसके साथ इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सारे चैप्टर के नोट्स हो गए, पढ़ लिया पूरा अच्छी तरीके से, क्वेश्चंस को खत्म किया है, और यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म होता है, दी एंड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।